हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकेडमी प्लस वंस अगेन। सो हमने लास्ट क्लास में एटम एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ा था कि आयन क्या होते हैं और वैलेंसी क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि हम वैलेंसी से कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं, उसके फॉर्मूलेज कैसे बनाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट। सो देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो वैलेंसी होती है वो हर एटम की अलग होती है। जैसे कार्बन की मैंने आपको 4 बताई थी, नाइट्रोजन की मैंने 3 बताई थी, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1। तो ये सब क्या है, इनकी वैलेंसी है। तो अब हम इनसे, जैसे लेट करो मुझे फॉर्मूला बनाना है, मेरे को बनाना है CCl4। मुझे ये चेक करना है कि CCl4 बना कैसे, CCl4 ही क्यों बना। तो देखो होता क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है एटम, कि एटम कौन कौन से फॉर्मूलेज में इन्वॉल्व हैं। तो जैसे लेट करो, अगर मैं CCl4 के बारे में बात कर रही हूँ तो ये फॉर्मूले में इन्वॉल्व कौन कौन से एटम है, एक कार्बन है और एक क्लोरीन है। सेकंड आपको क्या करना है, इसके नीचे ही इनकी वैलेंसीज को लिखना है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1। मैंने आपको बताया था वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी आपका वो मेथड होता है कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो कार्बन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है 4। क्लोरीन के कितने होते हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन के भी कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है 1। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, ये आपने इधर क्या लिख दी वैलेंसी। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, क्रिस क्रॉस। अब आपको क्या करना है, इनकी वैलेंसीज को क्रॉस कर देना है ऐसे, और इससे क्या होगा, अब जैसे कार्बन की आपने वैलेंसी क्रॉस करी तो C क्या हो गया 1 एंड Cl कितना हो गया 4। तो क्या बन गया CCl4। हम इस तरीके से क्या करेंगे, फॉर्मूलेज बनाएंगे। सो दिस इज योर वे टू मेक एनी फॉर्मूला। नाउ अब जैसे मैं अगर H2S के बारे में बात करूं, H2S का अगर हमें बनाना है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अगर मुझे H2S का फॉर्मूला बनाना है तो अब अगेन इसमें कौन कौन से एटम्स इन्वॉल्व हैं, हाइड्रोजन एंड सल्फर। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1। सल्फर कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन के ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो सल्फर को भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही जरूरत होती है। तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई 2। नाउ अगेन क्रिस क्रॉस, क्या बना आपका फॉर्मूला H2S। तो ये क्या है आपके फॉर्मूले रिगार्डिंग दी एटम्स। ये कौन से एटम्स हैं, ये मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट, इसमें मोनोवेलेंट का मतलब ये नहीं है कि इनकी जो वैलेंसी है, इनकी जो चार्ज है वो 1 है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक एक एटम ही यूज़ हो रहा है, मतलब कि ये बाईवेलेंट कंपाउंड है। लेकिन अगर आप बाईवेलेंट एटम्स हैं, लेकिन अगर आपका लेट करो कि बेरियम नाइट्रेट आ गया या पोटेशियम सल्फेट आ गया या सोडियम सल्फेट आ गया, तो उसको कैसे बनाना है, एक कंपाउंड का फॉर्मूला भी चेक करते हैं। सो अगर मैं बेरियम नाइट्रेट के बारे में बात करूं तो मैं बेरियम नाइट्रेट कैसे लिखूंगी, बेरियम का क्या होता है +2 चार्ज होते हैं बेरियम पे। तो इसका मतलब बेरियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे ना आपको बार बार इलेक्ट्रॉन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो बेरियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है 2। ऐसे ही सल्फेट SO4 अपने आप में एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है, तो SO4 की को भी कितनी की जरूरत होती है -2 चार्ज की जरूरत होती है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, अब देखो यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, आपको लगेगा कि यार S अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो इसको भी आप कर सकते हो, लेकिन SO4 क्या होता है आपका ऑटोमेटिकली इट्स अ मॉलिक्यूल, इट्स अ कंप्लीट मॉलिक्यूल। तो सल्फेट अपने आप में एक ऐसा कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है जिसपे -2 चार्ज होता है। तो आप इसको क्या करोगे ना, ब्रैकेट में लिखोगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो आपको लगेगा कि शायद ये सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, ये आपका एक क्या है मॉलिक्यूल। ये इस तरीके से होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो इस पे -2 चार्ज है। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से किसी और मॉलिक्यूल से एक्सेप्ट करता है। तो अब देखो इसमें आप कैसे करोगे, अगेन क्रिस क्रॉस। तो क्या बना Ba2SO4 का होल ट्वाइस। अब देखो यहाँ पे दोनों की रेशो क्या है 2। तो अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ
SO4, क्योंकि 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1:1 की रेशियो आ गई। सिमिलरली लेट करो, अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स लूँ, जैसे मैंने सोडियम सल्फेट बनाना है, तो सोडियम पे चार्ज कितना होता है, +1, तो इसका मतलब क्या, इसकी वैलेंसी कितनी है, +1। ऐसे ही सल्फेट का तो मैं आपको ऊपर बता के ही चुकी हूँ, उसकी कितनी होती है, -2, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, अगेन 2। तो अगर मैं इसको क्रिस क्रॉस करूँगी तो क्या आएगा, Na2SO4। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये ऑलरेडी अपनी क्या है, लोएस्ट रेशो में है। तो इनकी जो रेशो कितनी होती है सोडियम सल्फेट की, कल को कोई आपसे पूछे क्वेश्चन में, 2:1। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फेट। इसका मतलब ये होता है कि सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है सल्फेट को रिएक्ट कराने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर वैलेंसी फॉर्मूला। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवा देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच यू कैन प्रैक्टिस, सो दैट कि तुम्हारा एक बार ना वैलेंसी से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और आपको मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड फ्रेम करने आ जाए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको मैंने अलग अलग एटम के मासेस के बारे में बताया कि जैसे कि नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, कार्बन का कितना होता है 12, ऐसे ही सॉरी सोडियम का मास कितना होता है 23, हाइड्रोजन का 1। तो अब जैसे कि ये क्या है, ये अलग अलग एटम्स है, लेकिन पेपर में आपसे एटम से रिलेटेड तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए वो बोलेगा ही नहीं। वो आपको क्या बोलेगा कि आपको जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, अमोनिया दे देगा, सोडियम क्लोराइड दे देगा, तो इसका आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो एक चीज़ बेटा याद रखना, आपको इनको कैलकुलेट करने के लिए ना आपको एटॉमिक मास लर्न करने ही पड़ेंगे। आई सजेस्ट अभी आप 9th में हो तो आप टॉप 30 एलिमेंट्स लर्न करो। हालांकि अब तो मतलब बच्चे इतने एडवांस हो चुके हैं कि उनको पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो गई है, लेकिन इतना भी डिटेल में नहीं आएगा। आपको करना क्या है, आप 1 to 30 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लर्न कर लो और हेलोजन फैमिली के कर लो कंप्लीट, यानी कि फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इतना सफिशिएंट है 9th स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन वही अभी आप NTSC के प्रिपेयर कर रहे हो तो आप भी समझो कि थोड़ा लेवल अप हो गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप 10th तक का मतलब मान के चलो कि पीरियोडिक टेबल ऑल एंड ऑल आपको आनी चाहिए। S और P ब्लॉक और D ब्लॉक्स आपको पता होने चाहिए कि किसी का एटॉमिक मास क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराती चलूँगी और बताती जाऊँगी। अब जैसे कि लेट करो आपको क्वेश्चन पूछा कि आपको अमोनिया का कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे 1, तो 1 इंटू नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 3 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना है 1, तो कितना हो गया हमारे पास 14 + 3 = 17 यूनिट, 17 U या व्हाट यू कैन इज AMU। तो दिस इज योर मास। ऐसे ही सेकेंड अगर वो आपसे पूछे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कैल्शियम के एटम्स कितने हैं 1, ठीक है, प्लस कार्बन का कितना है 12 इंटू 1, कार्बन भी कितने हैं 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 16 + 12, 16 3 = 48 + 12 it's 60 and 40 it's 100. So this is our way to calculate molecular mass. अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो इसी में आप इन्हीं के यू कैन कैलकुलेट दी यू कैन फ्रेम दी कंपाउंड्स एज वेल एज कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑल्सो। दिस इज़ वेरी इजी। बस आपको करना क्या है, थोड़ा लर्न करना है। जैसे कि सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, कैल्शियम का 40। तो इस तरीके से आपको बस थोड़ा पता होना चाहिए कि किसका मास क्या है। जो जनरल आपके पेपर में आएंगे वो थोड़े इसी टाइप के आएंगे। 35.5 इज़ फॉर क्लोरीन, 81 इज़ फॉर योर आयोडीन एंड ब्रोमीन। सो ऐसे ही एल्यूमिनियम का आएगा, सोडियम का कितना होता है 23 होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का कितना है 24। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर मॉलिक्यूलर मास।
नाउ पेपर में ना आपसे मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, मीन्स ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई अमोनियम का मॉलिक्यूलर मास क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या है, या किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, और इट जस्ट अ स्टेप टू कैलकुलेट द मोल कॉन्सेप्ट और टू कैलकुलेट फॉर द अदर कैलकुलेशन। तो पेपर में मॉलिक्यूलर मास अगर आपको नहीं आया ना तो आप आगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे ये, क्योंकि ये तो इतना सिंपल चीज़ है, ये पेपर में कभी पूछेगा नहीं। लेकिन ये आपका बेसिक है। अगर आपने अमोनिया ही कैलकुलेट नहीं कर पाए, अगर आप ये नहीं कैलकुलेट कर पाए कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो आप आगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, मोल्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इससे मोलारिटी भी कैलकुलेट नहीं होगी। तो ये सब हम आज के टॉपिक में पढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जब आप किसी भी मॉलिक्यूल के मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देते हो, मीन्स व्हेन वी एक्सप्रेसिंग इट इन ग्राम्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि ऑक्सीजन है, O2 है, तो O2 का मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीजन के कितना होता है? 16 होता है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2। तो कितना हो गया टोटल? 32 यूनिट। अगर मैं इसी को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दूं, यानी कि अगर मैं इसको 32 ग्राम्स लिख दूं, तो ये इसका क्या हो गया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, और इन शॉर्ट आप इसको ऐसे लिखते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट, नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोल कॉन्सेप्ट। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा? मोलर मास। और मैंने आपको बताया कि जो मोलर मास हम निकाल रहे हैं एक्चुअली में उसकी ज़रूरत ही क्यों है? मोल कॉन्सेप्ट को देखने के लिए। तो अब देखो, मोल कॉन्सेप्ट हम पहले, सबसे बड़ी बात ये है कि मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया क्यों, इसकी ज़रूरत क्या थी। तो आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं उनका साइज़ इतना छोटा होता है कि हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब कोई चीज़ आप नेकेड आई से देख ही नहीं सकते तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, और वो न्यूमरस होता है साइज़ में। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक क्वांटिटी निकाली मोल, और मोल को उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि मोल एक ऐसी क्वांटिटी, आपकी एक ऐसी यूनिट है जिससे आप क्या कर सकते हो, आप नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके एक मोल ऑफ कंपाउंड में कितने एटम होंगे, या 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड में कितने एटम्स होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, मोल कॉन्सेप्ट का मतलब बेसिकली क्या था, ये बताना कि जो आपकी स्मॉल एंटिटीज़ हैं आप उनको किस फॉर्म में नोट करोगे, किस फॉर्म में आप बता सकते हो। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं था मोल के बारे में। तो अब देखो, मोल का अगर मैं बात करूँ तो मोल रिप्रेजेंट क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मोल्स जो होते हैं आपके, हम उसको N से डिनोट करते हैं, एंड इट्स फॉर्मूला इज गिवन मास ऑफ ए कंपाउंड अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास तो आपको पता ही है, यू कैन कैलकुलेट इट। मीन्स अगर मैं आपको बोलूं कि अमोनिया का मोलर मास क्या है, तो मैंने अभी प्रीवियसली आपको कैलकुलेट कराया है कि अमोनिया का मोलर मास क्या होता है। तो इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट मोलर मास। बट खाली पेपर में मैंने बोला ना कि पेपर में आपसे मोलर मास कोई कैलकुलेट नहीं करवाएगा, पेपर में आपसे मोलर मास फर्स्ट स्टेप होगा। तो बेसिकली मोल्स का मतलब क्या होता है कि गिवन मास कितना, आप उसको W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और M से भी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप W से करो, क्योंकि आपकी हायर क्लासेस में जो स्मॉल m होता है वो मोलालिटी को डिस्क्राइब करता है। सो यू कैन डिलीट इट, एंड W अपॉन मोलर मास को हम किससे डिनोट करते हैं? M से। सो दिस इज आवर बेसिक फॉर्मूला ऑफ मोल्स। ये किसकी टर्म में है? मास की टर्म में। लेकिन अगर मैं मोलर मास का फॉर्मूला आपको, और इसकी यूनिट क्या होगी? मोल्स। एक और फॉर्मूला होता है इसका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम NO, N0 या फिर Na किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड द एवोगैड्रो नंबर इज दिस। सो अब इसको ध्यान से समझते हैं, थोड़ा डिटेलिंग पढ़ते हैं कि मोल होता क्या है, ताकि आपको समझ आ पाए। अभी तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या एक फॉर्मूला सा लिखवा दिया है और समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या बड़बड़ हो रही है। तो अब ये देखते हैं। देखो, मैं बहुत स्लोली कोशिश करती हूँ समझाऊँ। होता क्या है, लेट करो मेरे पास एक एटम है। अगर मैं सिर्फ एक एटम के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, बट मेरे पास एक एटम कभी भी नहीं होगा। कोई ये पूछ सकता है कि एक एटम में कितना मोल है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्वेश्चन क्या उठता है? क्वेश्चन ये उठता है कि लेट करो, मैंने बोला कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में कितने मोल्स होंगे, ये क्वेश्चन होता है। या इस तरीके का आपका क्वेश्चन होगा कि 14 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में
कितने मोल्स होंगे, या फिर मैं ये बोल दूंगी कि जैसे कि ये एटम्स हैं, मैंने क्या बोला कि एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो मैं बोल सकती हूँ 10 की पावर 20 एटम्स में कितने मोल होंगे अगर 1 मोल में इतने एटम्स हैं। तो क्वेश्चन ना पेपर में इस तरीके से आता है, थोड़ा सा मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ। अब देखो, मैंने बोला कि मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मैं किसी भी एटम के मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रही हूँ तो उसकी जो एंटिटी 1 है, मीन्स अगर मैं ये बोल रही हूँ कि उसके 1 एलिमेंट के बारे में बात करूँ, 1 ग्राम के बारे में बात करूँ, या मैं उसके 1 मोल के बारे में बात करूँ, तो उसकी जो एंटिटी होती है ना, अगर मैं 1 मोल ऑफ एटम ले रही हूँ तो उसमें हमेशा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे, एंड वी वी कॉल्ड इट एज एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आप बोलोगे 1 मोल ऑफ एटम में भी इतने एटम्स हैं, ठीक है, और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी इतने एटम्स हैं। अब ये देखो कैसे, लेट करो अगर मैंने 1 मोल ऑफ आपको सोडियम एटम दिया, ठीक है, तो उसमें आप क्या बोलोगे कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स में 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल के बारे में बात करूंगी तो लेट करो मैंने Cl2 दिया या मैंने I2 दिया, जो आपका इनिशियल एग्जिस्टेंस में होगा, मैं उस मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रही होंगी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एटम एंड ए मॉलिक्यूल। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में भी उतने ही एटम्स होते हैं। अब आपको प्रॉब्लम आएगी कहाँ पे कि आप मॉलिक्यूल्स में और एटम्स दोनों ही सेम है, तो इन दोनों का रिलेशनशिप कैसे निकलेगा, वो देखो कैसे निकलता है। अगर मैं मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे पता है मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलैरिटी मैंने आपको कैलकुलेट कराई है, कैसे निकालते हैं। जैसे लेट करो अगर मैंने NH3 बोला तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई 4। तो अगर मुझे एक मॉलिक्यूल के एटम को बताना है तो वो कितना हो जाएगा इसमें 4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ले लिया। अब वो मॉलिक्यूल से मुझे एटम पूछ रहा है, उसने मुझे डायरेक्ट एटम के बारे में बात ही नहीं करी। तो दिस इज द डिफरेंस। अगर वो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में आपको एटम पूछे और वो आपको मॉलिक्यूल का नेम दे दे, देखो ये ट्रिक है, कैसे पता लगाओगे कि आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। अगर आपको मॉलिक्यूल का नाम दे दिया जाए, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और P4O6, P4O10, समझ जाओ वो कि जितने भी एटम्स है ना मल्टीप्लाई करना है इससे। लेकिन अगर आपको मॉलिक्यूल ही दिया है और एटम पूछा जा रहा है लेकिन आपको मॉलिक्यूल का नेम ही नहीं दिया, तो क्लिक इट इन योर माइंड कि कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल और एटम वो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, एंड द रिजल्ट विल कम आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने हैं ना 1 मोल में, वो उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है समझना, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। इसकी मैं आपको अभी टेबल भी बनवा दूंगी। नेक्स्ट, अब कितने पार्टिकल 1 मोल सब्सटेंस में प्रेजेंट है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ ना, इन तीनों का मतलब घूम फिर के एक ही आ रहा है, वो 1 मोल के बारे में बात कर रहा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जहाँ पे 1 मोल आया फटाक से भाई आंसर लिख दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हाँ, लेकिन अगर वो आपसे ये पूछ ले कि नंबर ऑफ एक्स एटम्स में कितने मोल है, तो उसके लिए मैंने आपको एक नया फॉर्मूला लिखवाया कि अगर वो नंबर ऑफ एक्स एटम्स या पार्टिकल्स में कितने मोल पूछ रहा है, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेट करो उसने मुझसे पूछा 10 की पावर 22 में कितने मोल्स होंगे। अब मुझे पता है कि भाई 1 मोल ऑफ एटम्स में कितने पार्टिकल्स हैं या एटम्स होते हैं इतने, तो इतने एटम्स में कितने होंगे, डिवाइड करके मेरा मोल का आंसर आ जाएगा, एंड इट इज लमसमली इज इक्वल्स टू अराउंड 10 समथिंग। क्लियर हो गया। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। अब नाउ जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या पूछा है उसने कि 51.2 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मोल्स होंगे। तो मैंने आपको बताया कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, एक चीज़ और, गिवन मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम होती है, लेकिन मोलर मास की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर मोल। आप क्या करोगे, आप अगर लैब में कोई कंपाउंड देखा होगा ना, तो आप उसकी बॉटल चेक करना, उसकी है ना बॉटल पे, मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है, उसकी बॉटल पे ना इधर कहीं उसके बारे में सब कुछ लिखा होता है, उसका कैस नंबर क्या है, उसका मॉलिक्यूलर नंबर क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो मॉलिक्यूलर मास ना उसका ग्राम पर मोल में लिखा होता है, मतलब कि वो 1 मोल में कितने ग्राम है वो ये बता रहा है। तो ये देखो चीज़ कितनी सिंपल हो गई है कि वो ऑलरेडी पर मोल के बारे में ही बात कर रहा है। पर मतलब होता है 1 यूनिट के बारे में। तो अब देखो इसमें गिवन मास तो मेरे पास क्या है 51.2 ग्राम्स, ठीक है,
और CO2 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगी, कार्बन का कितना होता है 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2 × 16 दैट इज 44 ग्राम्स। तो इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा एक चीज़ और, अब ये 44 U था, आपको याद होगा मैंने इसको ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करवाया, किससे, विद 1 मोल ऑफ यूनिट से। तो इसमें आंसर क्या आएगा 51.2 डिवाइड बाई 44 ग्राम पर मोल। बच्चों एक चीज़ ना हमेशा याद रखना, ये तो चलो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन मैं आपको CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपरेशन करा रही हूँ। अगर पेपर में यूनिट नहीं लिख कर आए, फॉर CBSE स्पेशली, अगर आप पेपर में यूनिट नहीं लिख कर आ रहे हो और आपका आंसर ठीक है, टीचर हैज़ द लिबर्टी, वो क्या कर सकता है, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है वो आपको 3 मार्क्स या 3.5 इवनली 3 मार्क्स देके वो आपको छोड़ देगा। और आप सोचोगे यार पेपर तो मेरा सही गया था, यूनिट हो तो नहीं लिखी थी, यूनिट के चलते ना बहुत बड़ी बैंड बजेगी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री हो या आपकी कोई भी केमिस्ट्री की ब्रांच हो या फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स, भाई बिना यूनिट के काम नहीं चलता। तो इसमें अब देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और ये पर मोल क्या है, मोल इन्वर्स है, तो ये ऊपर जाके किस में हो जाएगा, मोल में। तो आपकी n की वैल्यू क्या आएगी 1.16 मोल्स। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही लेट करो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी कोई ज्वेलरी है या कोई ऑर्नामेंट है जिसमें क्या है 20 ग्राम्स ऑफ सिल्वर है, तो अब वो इसमें पूछ सकता है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो आप कैसे बताओगे, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता है कि कितना गिवन मास है 20 ग्राम, लेकिन आपको सिल्वर का ग्राम एटॉमिक मास नहीं पता, वो कितना होता है 180 ग्राम पर मोल। तो पेपर में ना अगर ये गिवन नहीं हुआ तो भी आप फंस जाओगे। तो मैं ये बोलूँगी मैक्सिमम टाइम आपको पेपर में गिवन होगा मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास क्या होता है, लेकिन नहीं भी गिवन होगा तो थोड़ा बहुत आप याद करो, याद करना स्टार्ट करो, इट इज़ ईजी टू लर्न। तो अब इसके लिए 20 ग्राम्स के लिए वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल्स टू गिवन कितना है 20/180, आंसर कितना आ गया 1/9 मोल्स, और आप क्या बोल सकते हो 0.1 मोल्स। क्लियर हो गया। सो दिस इज द वे टू क्रैक द क्वेश्चंस रिगार्डिंग मोल कॉन्सेप्ट। नाउ अब ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, NTSC में आ रखा है, ये देखते हैं कि कैसे करना है। क्वेश्चन पूछे कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मॉलिक्यूल एंड अ एटम। तो अब देखो यहाँ पे N2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो आपको उसके मॉलिक्यूलर का ही मास लेना है। अब देखो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, गिवन मास अगेन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो अब देखो उसने मोल्स दे रखे हैं 0.5 मोल्स, यूनिट लिखनी है आपको, मेरे को पता है बहुत टायरिंग लगने वाला है कि यार क्या कर रही है ये, बार बार यूनिट लिखे जा रही है, बट यूनिट इज इंपॉर्टेंट बेटा। सो यूनिट में क्या है, फर्स्ट गिवन मास मुझे निकालना है x, उससे क्या पूछा है, मास निकालना है 0.5 मोल्स ऑफ N2। अब मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ N2 का मास कितना होता है, नाइट्रोजन 2 × 14, N2 के बारे में बात हो रही है ना, तो N2 के एटम्स कितने हैं 2 और मास कितना है 14, तो कितना हो गया 28 ग्राम्स। तो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाली हूँ, डिवाइड किससे करूँगी 28 ग्राम से। (28 ग्राम पर मोल। तो अब x की वैल्यू क्या आएगी 0.5 × 28 मोल्स। यहाँ पे क्या है ऊपर है, यहाँ पे क्या है आपका मोल्स डिनोमिनेटर में है, तो इधर क्या आएगा आपका सिर्फ ग्राम बचेगा। सो योर आंसर इज 14 ग्राम्स। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करूं, इसमें उसने क्या पूछा है, यहाँ पे 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस थी, यहाँ पे 0.5 मोल्स ऑफ N एटम है। सो देयर इज अ डिफरेंस। नाउ N इज इक्वल्स टू x अपॉन, अब वो N एटम के बारे में बात कर रहा है, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना, एटॉमिक मास कितना है यहाँ पे 14 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे क्या आएगा 0.5 गिवन है इज इक्वल्स टू x अपॉन 14। सो योर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 7 grams. So now in next class I will complete your mole concept, molarity as well as how to deduce your empirical formula and molecular formula. Stay tuned. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Thanks for watching.